Hello everyone. Good afternoon and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये जीएस फाउंडेशन की क्लास सब्जेक्ट इतिहास प्राचीन भारत खत्म हो चुका और आज से करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आगाज। तो आज हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा समझेंगे। ये एंशिएंट इंडिया के जाने का समय है और मध्यकालीन भारत के पदार्पण का समय है। यह ऐतिहासिक नजरिए से एक संक्रमण काल है, संध्या काल है। तो हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज पढ़ेंगे राजपूत युग, राजपूत एरा, जो 700 ईस्वी सन से या सदी से 1200 सदी तक माना जाता है। यही कोई 500 वर्ष का। इस समय भारत विखंडित हुआ और कई टुकड़े हुए, छोटे छोटे राज्य राष्ट्र उभर कर आ गए। इसी की यूनिफिकेशन फिर आगे चलेगी। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक ने वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का यूनानियों के हाथ में चला गया था उसको भारत में मिलाया। उससे भी पहले देखें जो 16 महाजनपद के एकीकरण का कार्य मगध ने किया था प्राचीन काल में, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जिसे अंत किया अशोक ने। और उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने फिर यूनिफिकेशन का काम किया। और उसके बाद जो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, हर्ष एक हद तक यूनिफिकेशन में लगा रहा, पर उससे भी यह सारा संभव नहीं हुआ। हर्ष के समय ही देखते हैं करीब 10 बड़े राज्य उत्तर भारत में मौजूद थे। हां, तो मध्यकाल को हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और परवर्ती मध्यकाल। 700 से लेकर 1200 500 वर्ष के इतिहास को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसमें राजपूत एरा भी कहलाता है, मंदिरों का युग कहलाता है। और यही काल को यूरोप में अंधकार का युग, डार्क एज कहते हैं। पर भारत में कोई अंधकार वाली बात नहीं थी, उज्जवल इतिहास का पक्ष था। पर हम डिसइंटीग्रेटेड थे, विकेंद्रीकृत थे, एक सत्ता नहीं थी, कई सत्ता विराजमान थे। कई कुल वंश शासन कर रहे थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत। और 12वीं से लेकर 17वीं सदी तक परवर्ती मध्यकाल कहा जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, चोल साम्राज्य, विजयनगरम और मुगल साम्राज्य तथा भक्ति आंदोलन के तहत पढ़ेंगे। तो हम अभी पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं, जिसमें राजपूत युग पर हमारा पूरा का पूरा विषय केंद्रित होगा। छोटे छोटे अनछुए से पहलू हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी संदर्भ में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो आज का जो ये थंबनेल मैंने लगाया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे राजपूत एरा कहते हैं, राजपूत काल कहते हैं। 700 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच ये 500 वर्ष का समय है। एक ग्रेट स्टोरी टेलर, ये तो ऐसे ही बच्चे सब लिख देते हैं, तो याद रखिएगा मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल याद रह जाए। तो चलिए इसी संदर्भ में थोड़ा सा आपको स्टोरी सुनना ही है, जरूरी है, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। हम सवाल वहां से उठाएंगे जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है कन्नौज का राजा हर्षवर्धन की 647 एडी में। तो क्या होता है 647 हर्ष की मृत्यु को जरा गौर करें
तो एक प्राचीन भारत का अंत मान लेते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कन्नौज, जो एक बहुत ही बड़ा शक्ति का केंद्र, सत्ता का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र रहा, बिल्कुल एकदम गंगा यमुना दोआब में, गंगा के किनारे कानकुब्ज नाम का यह जगह विद्या की नगरी कहलाती। कई शिक्षा केंद्र थे, धन धान से पूर्ण था, बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा भूराजस्व का स्रोत वाला यह कन्नौज। ऐसा जान पड़ता है जैसे एक निर्वात का क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, वैकेट हो गया है, और इस निर्वात को भरने के लिए जिस प्रकार से साइक्लोन में चारों तरफ की हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही कन्नौज की गद्दी जब खाली थी, कोई ताकतवर शासक नहीं था, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारत में 3 राजवंशों ने, उनके कई राजाओं ने अपने प्रयास आगे बढ़ाए और कई वर्षों तक अपने अधीन कन्नौज को बनाए रखा, अपनी अपनी कठपुतली सरकार बनाए रखा। इसके लिए लगभग 200-250 वर्ष तक एक लंबा संघर्ष, युद्ध चलता रहा, रुक रुक कर। कन्नौज के इस युद्ध में बंगाल रीजन से पाल वंश के धर्मपाल की एंट्री होती है, आगे देवपाल भी है, और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय के समय से एंट्री होती है और आगे शासन चलता है। दक्षिण का राज्य है राष्ट्रकूट वंश, ये कृष्ण प्रथम के काल से एंट्री होती है, और इस तरह से दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश, पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार और पूरब का पाल वंश के बीच कन्नौज को लेकर जो 200 वर्षों के इतिहास में संघर्ष चला, उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिगुटीय संघर्ष, द वॉर ऑफ ट्राइपेट फॉर कन्नौज के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ वर्षों तक कन्नौज पर अपनी कठपुतली सरकार धर्मपाल ने बनाए रखी, तो कभी राष्ट्रकूट के गोविंद III ने भी अपनी सत्ता को बनाए रखा, पर अंततः नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने, देखे तो सबसे ज्यादा समय तक कन्नौज को अपने पास रखा और अंततः जीत गुर्जर प्रतिहार की ही कन्नौज पर हुई। कुल मिलाके हम देखें तो हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज के लिए युद्ध होता है, इन तीनों के बीच, वो 3 कौन थे, दक्षिण से कौन थे, अंतिम विजय किसकी हुई, ये एक सवाल बनते हैं जो मैंने बयान कर दिया। इसे मैं लिख दूंगा, अभी मैं लिखूंगा, डू नॉट वरी। अब आइए, जब हर्षवर्धन सत्ता में है 606 से 647 तक, 41 वर्ष का शासन, उत्तर भारत में उसका वर्चस्व है, सिंध से लेकर बिहार तक लगभग उसका बॉर्डर है, और हरियाणा थानेश्वर से लेकर नीचे विंध्याचल की बुंदेलखंड तक की, मालवा तक की स्थिति में उसका वर्चस्व है। पर इसी संदर्भ में देखें तो उसी वक्त जो आज का मुंबई के पास थाने नाम का जगह है, समंदर के किनारे थाने पे 636 में अरब के मुस्लिम व्यापारियों का हमला होता है। हम आप सब जानते हैं 570 में मोहम्मद साहब जन्म लिए और 622 में हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इस्लाम का पैगाम देकर गए और एक नया धर्म का शुरुआत हुआ था, और अरब के देश के लोगों ने इस धर्म को बड़े ही सहजता से स्वीकार किया और इस धर्म को बढ़ाने के लिए शाम दाम दंड भेद सबका पूरा सहारा लिया। वर्चस्व की लड़ाई में वो आगे बढ़े और अपने प्रेम के दम पर भी, तलवार के दम पर भी, व्यापार के दम पर भी
इन्होंने दुनिया को जीता, इस्लाम का बड़ा प्रचार प्रसार किया, उनके सूफी संत सब जगह जगह गए, उनके पीछे तलवारें भी चली, राजा महाराजा भी ये काम किए, उनके सुल्तानत के सुल्तान सब। पर कुल मिलाकर इस्लाम धर्म काफ़ी व्यापक रूप लिया, इसका प्रभाव पड़ा। ये अरब के व्यापारी जो पहले यहूदी थे या जो भी थे, भारत के साथ अक्सर व्यापार करते रहते थे। भारत के साथ उनके व्यापार का 2000 वर्षों का अनुभव था। वही अरब के व्यापारी अब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे। अब उनका भारत के प्रति नजरिया एक व्यापारिक दोस्ताना अंदाज नहीं था, वो अब हमारे धन पर नजर गराए बैठा था, हमारे आवाम पर नजर गराए बैठा था। इस्लाम के विस्तार के लिए वो अपने मन में एक सोच लेकर चल रहा था। इसी संदर्भ में देखते हैं 636 में अरब व्यापारियों का एक समूह थाने पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया, असफल ही रहा। यह समुद्र के माध्यम से की गई भारत पर अरब व्यापारियों का, अरबों का, इस्लाम का पहला आक्रमण था। याद रहे, भारत शुरू से ही एक समृद्ध, गतिशील, डायनेमिक कैरेक्टर वाला देश रहा है, राष्ट्र रहा है, धन धान्य से पूर्ण रहा है। स्वाभाविक है, हमसे पश्चिम के देश धन धान्य में हमसे आगे नहीं थे। दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं था भारत और चीन से। तो उसका नतीजा ये भी था कि अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हमें बहुत हानि होगी, हम लुट जाएंगे, हमें लूटे जाएंगे। वही हुआ। तो हमने देखा 636 का हमला तो नाकाम हो गया। यह अरब व्यापारियों का इस्लाम पर भारत का पहला आक्रमण था जो नाकाम रहा। और हर्षवर्धन उस टाइम है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर यह खेल हो रहा है, जो हम आप कायदे से समझ सकते हैं। हम देखते हैं सिंध है, सिंध में एक राजा है जिसका नाम है शहरियाज। एक्चुअली वहां पहले जो सिंध प्रदेश की बात करना, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पे हर्षवर्धन का राज्य था। हर्ष के मृत्यु के बाद वहां का एक ब्राह्मण राजा था शहरियाज। नाम पे ना जाएं, शहरियाज। शहरियाज के समय में ईरान का राजा निमरोज, जो उस वक्त पारसी है, इस्लाम नहीं, निमरोज ने आक्रमण किया। हम हारे तो नहीं, पर मुश्किल हालात में आ गए। शहरियाज के बाद उसका मंत्री चच गद्दी पर बैठा। चच ब्राह्मणी था, और चच के बाद उसका बेटा सहसी राय गद्दी पर बैठा। सहसी राय का मंत्री चंद्रा ने, सहसी राय का मंत्री चंद्रा ने सहसी राय की हत्या कर दी, और चंद्रा के बाद उसके दो बेटे थे, एक दाहिर, एक अरकोन, ऐसे ही कुछ नाम था। तो दाहिर गद्दी पर बैठा। दाहिर जो है, कहते ये दलित था, और दाहिर जिस तरह से शासन कर रहा था, स्थानीय लोग, खासकर जाट लोग के बीच वो स्वीकार्य नहीं था। दाहिर जब शासन कर रहा था तो उसकी दो राजधानियां थी, एक अलोर और एक ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद आज जाफराबाद कहलाता है सिंध पाकिस्तान में, और अलोर तटीय प्रदेश था, बहुत ही समृद्ध बंदरगाह शहर, राजधानी नगर था। दाहिर की दो पत्नियों का जिक्र आता है, उनमें एक रावल देवी है, वो याद रखने के योग्य है। दाहिर का बेटा भी है जय सिंह, नो डाउट। दाहिर की दो पुत्री सूर्यमल देवी, परिमल देवी भी है। और दाहिर के वक्त ही
हम देखते हैं कई मुस्लिम शासक दाहिर पर आक्रमण किए। ऐसे 3 आक्रमण का जिक्र मिलता है और तीनों बार दाहिर ने इन सभी को पराजित करके वापस भेज दिया और उनके 25,000 की फौज को नामो निशान मिटा दिया दाहिर ने। अंततः आप जानते ही हैं, जीत एक जिद्द होती है और हम राजपूत इसे एक खेल समझते हैं। वो उसे जिंदगी और मौत समझते हैं, हम उसे एक खेल समझते हैं। अंत वो लगे रहे और फिर एक मौका लगा और दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ। दाहिर युद्ध में मारा गया। दाहिर ने बड़ी गलतियां की। जब हम सिंध का इतिहास पढ़ाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, तो हम डिटेल में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। और इस तरह से दाहिर मारा गया। रावल देवी ने लड़ाई को आगे बढ़ाई पर घिर गई। वो भी सुसाइड कर ली, सेल्फ कमिटेड सुसाइड। और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को लूटा। जाफराबाद का नाम ब्राह्मणाबाद का नाम जाफराबाद रखा और इस तरह से अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और बाई फोर्सली जजिया भी वसूला। फिर उसका आक्रमण उतना देर प्रभावी नहीं रहा। करमाथी मुसलमानों ने सत्ता हड़प ली। बाद में फिर महमूद गजनवी के समय में आक्रमण हुए और इस तरह से आक्रमण झेलते झेलते समय के साथ वो एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता चला गया। तो इस तरह से आपने सिंध देखा। हम देखते हैं कश्मीर में ललितादित्य मुक्तिपीड़, लोहार वंश, कारकोट वंश के राजा राज कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पल्लव है, पश्चिम के चालुक्य हैं, पूर्वी के चालुक्य हैं, दक्षिण के चालुक्य हैं। पल्लव राजवंश है। गंग वंश का शासन उड़ीसा पे है। राष्ट्रकूट का शासन महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर है। पांड्य का चोल का शासन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पे है। केरल में मूषक वंश का शासन है। जी, गोवा को रेवती द्वीप कहा जा रहा है। इसके अलावे पृथ्वीराज राशो नाम की पुस्तक में वर्णित राजपूतों के 36 कुलों का जो वर्णन है, जिसमें 4 अग्निकुल के हैं, जिसमें एक कहानी है कि ऋषि वशिष्ठ ने इन मलेच्छों का नाश करने के लिए माउंट आबू पर्वत पे एक अग्निकुंड अग्निशाला जलाई और अपने दैवीय ज्ञान से एक वीर पुरुष को जन्म दिया जो चालुक्य कहलाया, पर वह मलेच्छों का विनाश नहीं कर पाया। फिर एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया गुर्जर प्रतिहार को, वो भी ये विनाश नहीं कर पाया मलेच्छों का। फिर जन्म दिया एक दिव्य पुरुष परमार को, वो भी ऐसा नहीं कर पाया। तब चौथे दिव्य पुरुष को जन्म दिया जिसकी 4 भुजाएं थी, चाहमान कहलाया, बाद में चौहान कहलाया, जिसने मलेच्छों का विनाश किया। और इस तरह से ये परमार, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और चौहान वंश को 36 कुल के राजपूतों में 4 अग्निकुल उत्पन्न माने जाते हैं। ये 4 वंश भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावे चंदेल वंश, गुहिल वंश, कछवाहा राजपूत, राठौर राजपूत, सिसोदिया राजपूत यानी महाराणा प्रताप के वंश भी पढ़ेंगे। चित्तौड़ के भी वंशज को पढ़ेंगे। इसके अलावे हम कछवाहा राजपूत जयपुर को भी पढ़ेंगे। नेपाल में गोरखा राजा जो है, मान राजा है, मिथिला का कारकोट वंश भी पढ़ेंगे। बंगाल का पाल वंश पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लगभग 17-18 राजपूतों के वंश पढ़ेंगे, पर उतना ही जितना जरूरत है। फाउंडर देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट राजा की बात करेंगे,
और उसकी कोई उपाधियां, कोई पुस्तकें, कोई लेखक, इसी में हम घूमेंगे। छिटपुट है, पर यहां से सवाल आते हैं साहित्य से और सवाल का जवाब मिलता नहीं है। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम राइटिंग वर्क भी करेंगे। ज़बानी जो कुछ बात मैंने कही उसे राइटिंग में उतारेंगे। फिर सीक्वेंस में हम स्टोरी राइटिंग करते रहेंगे। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें, ये पेज नंबर 1 के संदर्भ में बात हो रही है। और पेज नंबर 1 के संदर्भ में अब हम बात करें तो आज का जो डेट है वो है आपका 30 नवंबर 2022। हम बात कर रहे हैं जीएस फाउंडेशन क्लास की, और ये क्लास बाय सुनील सर है। नाइन 9818154537। और हाँ बच्चों, मैं बहुत जल्दी विद इन द वीक एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ स्पेशली फॉर केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसका कि एग्ज़ाम्स के लिए निकल आए हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक स्पेशल बैच ला रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी और हिस्ट्री पीजीटी के अलावे सोशल साइंस ला रहे हैं टीजीटी के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं और करंट अफेयर्स स्पेशल ये फ्री है जो मैं दे रहा हूं। इन पर ध्यान दें और केवीएस निकालें। आइए तो हम बात करते हैं बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। सब्जेक्ट में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका समय अगर हम देखें बेटा टाइमिंग, तो हम इसे कहते हैं 647 एडी से 1707 एडी। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो 700 एडी से 1700 एडी कहेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 को हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल यानी प्री, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री, जिसका टाइमिंग होगा 700 एडी से 1200 एडी, नो डाउट ये होगा। और जो दूसरा है हमारा, उसको कहेंगे उत्तर मध्य काल, और ये हो जाएगा लेटर मिडाइवल हिस्ट्री, जो हो जाएगा आपका 1200 एडी से 1700 एडी तक होगा। तो ये इसके 2 पार्ट होंगे।
ध्यान में रखना है, नोट का संदर्भ क्या है? 700 AD से 1200 AD, consider in Europe, डार्क एज, अंधकार का युग। अंधकार का युग कहलाता है बेटा। हमारे यहाँ नहीं, इन यूरोप की बात मैंने करी है, हमारे यहाँ नहीं। अब इसमें हम पढ़ने क्या जाएंगे? ये पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, पढ़ने क्या जा रहे हैं? ये पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, पेज 2 लिखते हुए। ठीक है, रेडी है? आइए पेज 2 पे आते हैं। पेज 2 क्या कहता है? याद रखिएगा, 700 AD से 1200 AD। ठीक है, इसे हमने क्या कहा बेटा? पूर्व मध्यकाल। हमने यही कहा, यानी प्री मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, पूर्व मध्यकाल कहा। एंड द सेम, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दी राजपूत एरा। आप इसे राजपूत काल कहते हैं। जो भारत की स्थिति है, विखंडित राज्य है, विकेंद्रित सत्ता है, भू राजस्व पर ही सभी शासन प्रशासन व्यवस्था व रिश्ते टिके हैं। यानी कुल मिलाके हम इसे कहते हैं दी एरा ऑफ फ्यूडलिज्म। हम इसे कहेंगे सामंतवाद का युग। हम इसे सामंतवाद का युग कहते हैं। ठीक है, आइए, ठीक है। मुद्रा का चलन, मुद्रा का प्रचलन कम हुआ, विदेशी व्यापार में कमी आई, कमी हुई, मुद्रा की जगह कौड़ियों का प्रयोग तथा वस्तु विनिमय
प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली पुनः स्थापित हुई। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली पुनः स्थापित हुई, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई। बेटा जरूर लिखिए इसे, आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 पे आइए। धर्म पुनः स्थापित होने लगा। यानी रिलीजन्स रीएस्टैब्लिशमेंट गोइंग ऑन हुआ। ठीक है, कई बोलियों, भाषाओं व सांस्कृतिक क्षेत्र अपना रूप ग्रहण करने लगे, अपना रूप ग्रहण करने लगे। अपना रूप ग्रहण करने लगे। लिखिए बेटा, उसके बाद फिर लिखते हैं इसी समय से क्षेत्रीयता, जातीयता एक पहचान बनने लगी। बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण हुआ एवं स्थानीयता हावी हो गई। भारतीय समाज अन्य पड़ोसी देशों में हो रहे प्रगतिशील
कार्यों व विचारों से अनभिज्ञ रहे, जिसकी कीमत इस्लामिक इसकी कीमत इस्लामिक आक्रमण में पराजित होकर भुगतना पड़ा। और समय अंतराल इस्लामी सत्ता एक बड़े भूभाग में कायम हुई। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो बातें मैंने कही पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब पेज नंबर 4 पे चलेंगे और एक छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग रेडी हैं? अपने कमेंट्स कर दीजिए, आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। $636 AD नहीं, अरब मुस्लिम व्यापारियों का भारत के पश्चिमी तट पर थाने नामक जगह पर समुद्री मार्ग से हमला। तो क्या कहा हमने? समुद्री मार्ग से हमला, ठीक है। अब आइए, यह असफल रहा, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट, 1712 AD मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला यह प्रथम
मुस्लिम आक्रमण जो सफल रहा, जो सफल रहा ये कहेंगे, ठीक है, जो सफल रहा। सिंध का राजा दाहिर था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसके साथ ही हमने आपको क्या कहा, एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दी हमने, ठीक है, और हम इसके बाद अन्य राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, वो 2 लाइन में लिख के इसे फिनिश करता हूं, ध्यान देंगे। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट्स हम बता दें आपको, जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या, हम अब जो बात करेंगे 36 कुल राजपूतों का शासन वर्णन, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये टू बी कंटिन्यू रहेगा कल। पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, विल टुमारो। तो इसके साथ ही हिस्ट्री की ये क्लास हम समाप्त करते हैं, कल अंदाज़े बयां होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।